हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10th जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, प्लस 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं उसको वर्बली आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से उसका रेलेवेंस है, क्या क्या पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं अपने मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहला आर्टिकल है जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसमें मैं समझाऊंगा क्या होता है सुमोटो कॉग्नाइजेंस, उसी के साथ साथ जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या होता है। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। जीएस 2 2008 में एग्जैक्टली इसी पे सवाल आया था, व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल एक्टिज्म। ये आर्टिकल है बहुत छोटा सा, मतलब 10-15 लाइन का ये आर्टिकल है, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही डीपर मीनिंग का है। इस वजह से मैं आपको वन बाय वन उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इवेल्युएट इट्स रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर कभी भी कोई टॉपिक पे या किसी टर्म पे कभी प्रीवियस ईयर में सवाल आया होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो दूसरे फॉर्म में किसी दूसरे तरीके से रिपीट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड आर्टिकल है एफएटीएफ के ऊपर, जिसे हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं। ये उसके ऊपर आर्टिकल है कि अब उन्होंने एक सेक्शन ऐड किया है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ऊपर। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए भी एफएटीएफ रेलेवेंट है। हम समझेंगे अच्छे से कि क्या एफएटीएफ यूएन का पार्ट है या नहीं है, किस तरीके से फॉर्म हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है एफएटीएफ की। तो आप की पॉइंट्स को प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आर्टिकल है इंडिया और अफ्रीका किस तरीके से उसको साइड बाय साइड चलने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है। ठीक है, कहाँ पे? नमीबिया में। तो अब इस आर्टिकल से कनेक्टेड जो क्वेश्चन आया हुआ था, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ इट्स प्रो एंड कॉन क्रिटिकली एग्जामिन। जीएस पेपर 2 2015 में आया। मैं कभी भी कोई भी आर्टिकल अगर उठा रहा हूँ तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है कि वो सिलेबस की तरफ पूरी तरह से इंक्लाइंड होता है। अगर मैं यहाँ पे आपसे 15 आर्टिकल एक्सप्लेन करूँ, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, बाय द एंड ऑफ पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपको लगे हाँ मैंने पढ़ा तो है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैव यू रेड, कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा सवाल होगा, आपको नहीं समझ में आएगा, आप उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है। एक्सेसिव ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी फ्रेमवर्क अगर बनेगा ना, तो वो चीज़ सिर्फ जितनी स्पीड में समझ में आएगी उतनी स्पीड में चली भी जाएगी वो। ठीक है, चलिए फिर लास्ट आर्टिकल है कैट बॉन्ड के ऊपर, कि कैट बॉन्ड क्या होता है आपको समझाऊंगा मैं, किस तरीके से वो डिज़ास्टर में यूज़ किया जा सकता है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बट इसको मैं कनेक्ट करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से। इसको मैं कनेक्ट करूँगा किस तरीके से इंडिया अगर इसमें अच्छे तरीके से इसमें इनिशिएटिव लेगा तो हाई चांसेस है, जैसे कल आर्टिकल आपको ट्राइलैटरल नेक्सस के ऊपर बता रहा था, आपस में चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिल रहे हैं और एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कैसे इंडिया इस चीज़ का यूज़ करके एक इनिशिएटिव ले सकता है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, उसमें अच्छे तरीके से उसका खुद का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़े, जिससे कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंडिया का पूरा हो सके। मतलब केवल यही ऑब्जेक्टिव नहीं हो कि उस आर्टिकल के रेफरेंस में आपको चीज़ें समझाऊं, मैं ब्रॉडर लेवल पे समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, हर एक आर्टिकल के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पूरा आर्टिकल जब वाइंड अप हो जाएगा तो आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप उसको पढ़िए, वो एज इट इज़ आर्टिकल से कनेक्टेड है। पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपको सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से जो आर्टिकल्स आपको समझाए गए हैं उस आर्टिकल से आपको कैसे की पॉइंट्स को निकालना है और आंसर को लिखना है। मॉडल आंसर एज यूजुअल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर के रेफरेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए छोटा सा आर्टिकल, सो आप अक्सर आर्टिकल को इस हिसाब से जज करते हैं। हमारी बेसिक आदत होती है कि अगर बच्चे कोई आर्टिकल देख रहे हैं सोचते हैं एडिटोरियल है, भैया एडिटोरियल तो सब कहते हैं इंपॉर्टेंट है, चलो एडिटोरियल पढ़ लेते हैं। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो एडिटोरियल का थीम अक्सर रिपीट होता है, और एडिटोरियल जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ ऑथर अपनी तरीके से ओपिनियन दे रहा है उसमें, और वो उन्हीं चीज़ों पे ओपिनियन देगा जो हीटेड टॉपिक होते हैं रिसेंट में। अभी जैसे रिसेंट टॉपिक क्या चल रहा है, ब्रिक्स चल रहा है, और रिसेंट टॉपिक क्या चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का जो पोस्ट पीरियड था वो चल रहा है, फॉर कौन सा टॉपिक चल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली गुजरात में जो बस गिरी वो भी एक टॉपिक है। फिर अगर देखा जाए तो मतलब
जितने भी रीसेंट हीटेड टॉपिक होते हैं उस पर अपना ओपिनियन ऑथर्स देते हैं आके। तो उस ओपिनियन में से आपके लिए कोई चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से ही डिसाइड हो पाएगी जब आपके पास एकदम रेडी टू गो हाथ में मेन सिलेबस होगा। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस लिया। सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये बताता हूँ। जैसे हम लोग को पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। ठीक है, लेकिन एक टर्म बोला, सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस गए। ठीक है, व्हाट इफ केस नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तब क्या होगा, तब क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देगा? उस केस में आता है रोल सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस का। सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस एक ऐसा वेपन है, वेपन जो कि इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन एक तरीके से वेपन है जो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है जब उसके पास कोई केस नहीं आते हैं। कोई बोलते हैं ना, कोई भी वकील लॉयर केसेस को लेके नहीं आता, बट खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ऐसा है, मैं खुद इस केस पे जजमेंट देना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसी को कहते हैं खुद से इनिशिएटिव लेना। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, भी इसका एक रिप्लेस नाम होता है, और सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस भी कहते हैं इसको। राइट, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस लिया। किस केस में? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जो सीनियर एडवोकेट को सम्मन किया और उनसे कहा कि भाई साहब आप जो है अपने क्लाइंट्स को जो जो आपने लीगल एडवाइस दी है वो आप हमें बताइए। ठीक है, कैसे केस चल रहा है ये समझते हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? रियलिटीज़ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो क्वेश्चन कनेक्ट होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट करता है। जैसे यूपीएससी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। क्या सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल इससे पूछा जाता है। तो आपका सवाल ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की एक लिस्ट बनानी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, और वो आपको लिखना है। ठीक है, जो जो मैं बोलता जाऊँ उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे उठते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा खुद ब खुद। अभी समझ रहे? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कहा है, जैसे आपने सुनते होंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने यहाँ रेड की, वहाँ पे किया, तो उसी तरीके से उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट जो थे उनको बुलाया और उनसे कह रहे हैं भाई साहब आप हमें बताइए कि आपने इस जो एक आपका जो जिसे कहते हैं ना, जिसका आपने केस टेक केयर कर रहे हैं, जिस केस को आपने हाथ में लिया है, उस केस में आपने क्या क्या जानकारी दी है। तो इसको लेकर के जो बार काउंसिल ने बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जो लॉयर का बिजनेस होता है या जो एडवोकेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस वो एक प्राइवेट होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट सिर्फ और सिर्फ दो लोग के बीच में होती है। उसमें थर्ड पार्टी का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। वकील ने क्या राय दी, क्या लीगल एडवाइस दी उस बंदे को, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी को भी इंडिया में। सेम जैसे लोकसभा में जो चीज़ें बोली जा रही हैं उस चीज़ के लेके कोई भी एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी एमएलए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, उसको कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जो चीज़ें उसने लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बोली गई है। तो सेम वे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोला गया है कि भाई साहब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम क्या लीगल एडवाइस किसको दे रहे हैं उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ठीक है, तो ये चीज़ जब आवाज़ उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इनिशिएशन लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये चीज़ बहुत गलत है। बार ने इस चीज़ को कहा ये बहुत ही इसका चिलिंग इफेक्ट होगा। अगर इस तरह से लॉयर्स को सम्मन किया जाएगा तो उनकी इंडिपेंडेंस पे और लीगल प्रोफेशन पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा, और जब इनके सवाल उठेगा तो पूरे एंटायर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे सवाल उठेगा। क्योंकि हर बार तो हर केस तो सुप्रीम कोर्ट सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस नहीं लेता है ना, वो वही केसेस लेता है जो एक नेशनल लेवल पे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है मैं आपको अभी समझाऊंगा कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुयोमोटो कॉग्नाइजेंस लिया है। लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है, बाकी केसेस में तो प्रोसेस फॉलो होता है कि एडवोकेट आता है, वो अपने केस को रजिस्टर्ड करता है, फिर उसको डेट मिलती है, फिर अपने केस को प्रॉपर समझाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। यही प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें इस तरीके से सम्मन होंगी तो कहीं ना कहीं उसके पूरे एंटायर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर उनको परमिट मिलेगा कि डायरेक्टली वो सम्मन कर लें डिफेंस को या काउंसिल एडवोकेट्स को जो अपनी पार्टीज जिस भी पार्टी का उन्होंने केस रखा है उसको एडवाइस दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑटोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसको मैं और सिंपली कर दूं आपके लिए ताकि आपके दिमाग में रहे। देखिए, मैं एक ही चीज़ को दूसरे फॉर्म में इसलिए बोलता हूँ कि अगर एक में ना समझ में आए दूसरे में ज़रूर आपको समझ में आना चाहिए। मान लो मैं एक इंसान हूँ, ठीक है,
मेरे ऊपर केस हुआ है, लेट्स से कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया आपने 2 करोड़ रुपए का आपके पास काला धन है, लेट्स से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं वकील के पास गया। अब वकील ने मुझसे बोला भाई साहब ऐसा है कि इन लोगों ने फेक केस बनाया हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको ये करना है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर का रिलेशन मुझसे होना चाहिए कि या इस लॉयर से होना चाहिए, ठीक। और आप सब कहेंगे सर ऑब्वियसली इसका रिलेशन आपसे होना चाहिए। लेकिन अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर क्या करे जाके, अगर वो जाके लॉयर से पूछे एक बात बताओ कौन कौन सा सोल्यूशन दी हो, बताओ ज़रा इसके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, तो कैसे कैसे इसने काम किया, मतलब मेरे बारे में पूछे अगर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करती है, ऑटोनॉमी पे लीगल प्रोफेशन के बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, समझ रहे। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी वो बैठी और उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद सीजीआई ने कहा है कि स्टेक पे क्या है, एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ अगर स्टेक पे होगी तो ओवरऑल नेशनल जस्टिस सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अब हम समझ लेते हैं स्योमोटो कॉग्नाइजेंस, आपको पहले ही बता दिया, इसको स्योमोटो कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, किसने इसकी फाउंडेशन दी, क्योंकि आपने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म पे एज इट इज सवाल था, इसी वजह से मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म में एक स्टेप फर्दर जाके आपको समझाया। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास 226 के अंडर पावर होती है कि वो रिट को इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी स्योमोटो पावर को दिखाता है। अगेन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्योमोटो पावर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बोलते हैं ना स्पेसिफिक तरीके से नहीं लिखी है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली ऐसा जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं मेंशन्ड है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखिएगा, वो इनडायरेक्ट मीनिंग निकालती है खाली। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता क्या स्योमोटो कॉग्नाइजेंस। कई बार ऐसा केसेस होते हैं जहाँ पे अगर किसी भी इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी या फिर बहुत नेशनल लेवल पे लिबर्टी स्टेक पे आती है तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे जाए, जो माइग्रेंट क्राइसिस थी उसमें माइग्रेंट क्राइसिस कोविड-19 लॉकडाउन में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम लिया था। पॉल्यूशन जो होता है दिल्ली में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लिया था स्योमोटो कॉग्नाइजेंस। कस्टोडियल डेथ जो होती है, अब कस्टोडियल डेथ, पुलिस ब्रूटैलिटी, सब क्या है आप देखोगे तो ये सब फंडामेंटल राइट के अंदर के तो हिस्से हैं, जहाँ पे आपको याद होगा मैंने बताया था प्रिवेंटिव, मतलब ये तो अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, जब पॉलिटी सीरीज समझाऊंगा आपको बताऊंगा मैं। तो वहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ स्पेसिफाइड है चीज़ें कि क्या एक्सेस होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव है, अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है कितनी देर में उसे रिहा करना पड़ेगा, कितनी देर में उसे बताना पड़ेगा कि क्या कॉसेज है, नहीं होता तो फंडामेंटल राइट का कैसे वायलेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको इनिशिएट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई ऐसा केस है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल इंडिया पे, तब वो जुडिशियल एक्टिविज्म का सवाल खड़ा करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को लेता है। तो अब मैंने नोटिस करिए, दो चीज़ बोल रहा हूँ, स्योमोटो भी बोल रहा हूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या, एक्टिविज्म में सोचिए एक्टिविस्ट वर्ड है, एक्टिविस्ट क्या करते हैं, मान लो मैं कहूँ मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, मैं कहूँ मैं हूँ एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, अगर कहीं पे प्रदूषण फैल रहा है तो मैं खुद ही जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, नहीं ये प्रदूषण गलत फैल रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जुडिशियल एक्टिविस्ट समझिए, ठीक है। आप जुडिशियल एक्टिविस्ट क्या करते हैं, अगर जुडिशरी में कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया के जस्टिस सिस्टम पे पड़ने वाला हो, तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी खुद एक जुडिशियल एक्टिविस्ट बन जाती है और जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है स्योमोटो कॉग्नाइजेंस से। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म लिया जाएगा तो बिल्कुल स्योमोटो कॉग्नाइजेंस भी तो आएगा ना उसमें। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी आपसे मेंस में जो सवाल अभी आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे इन्होंने स्योमोटो कॉग्नाइजेंस नहीं पूछा, लेकिन आप बिल्कुल इस आर्टिकल की चीज़ें डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स को डालिए। पूछा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझाओ, जब जुडिशरी ही जुडिशियल एक्टिविस्ट बन जाए, जो बोलते हैं लॉज होते हैं या जितने भी काम कर रही है एग्जीक्यूटिव,
उस चीज़ को सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सब क्या है। पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, एग्जीक्यूटिव ही तो रिस्पॉन्सिबल है। कस्टोडियल डेथ कौन, पुलिस, एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की सब में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म का सिंपल सा मतलब है एक्टिविस्ट बनना जुडिशरी का, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगेन अब स्यो मोटो अगर सुप्रीम कोर्ट लेगा तो जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो बढ़ेगा इस चीज़ से। और क्या होगा, जस्टिस एंश्योर होगी। और जो वॉइसलेस सेक्शन है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास वॉइस नहीं है, जो कोर्ट कचहरी नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास मनी नहीं होती, ठीक है। मान लो एक 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 गांव है जहाँ पे बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे बोलते हैं ना जिसे आप भट्टे कहते हैं ईंट के, वहाँ पे बाहर से लेबर आ रहे हैं, आने के बाद उनको वहाँ पे रखा जा रहा है, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, जहाँ पे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस केस में उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, उनको दिन की दिहाड़ी मिल रही है बहुत कम। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट आके बोले, सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक्टिविस्ट बन जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे होना चाहिए नहीं, वी आर देयर। तो ये चीज़ करना ही सुप्रीम कहीं ना कहीं केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा, एज पर 226 हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही आप ये समझ सकते हैं ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को शो करती हैं जुडिशरी के, ठीक है। अब देखिए जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म चलता है, साथ ही साथ एक और टर्म चलता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट, क्योंकि जुडिशरी में बैठा कौन है, ह्यूमंस ही तो बैठे हैं। तो जो जुडिशरी के बोलते हैं ना, जो एक्सपर्ट थे, जो लॉ एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने लगा कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक वेपन नहीं बनना चाहिए जुडिशियल, मतलब जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के कामों में दखल अंदाजी देने का। आप समझिए, मैं एग्जैक्ट टर्म को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। क्या कहा मैंने, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक तरीके से वेपन नहीं होना चाहिए, वेपनाइज ना कर दे जुडिशरी इस चीज़ को कि हर काम में जहाँ देखो वहीं जुडिशियल एक्टिविज्म एक्टिविस्ट बन के बैठी है। तो जुडिशरी के एक्टिविस्ट नहीं है, जुडिशरी का मेन काम है जस्टिस को प्रोवाइड सॉरी जस्टिस को प्रोवाइड करना। और जस्टिस जब एक्सेस में अगर आप हर जहां जस्टिस को प्रोवाइड करने कूदोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ पे सवाल खड़ा करेगी। सेपरेशन ऑफ पावर ये अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे की जो पावर्स होती हैं उसमें ये एंटर कर जाएगा जुडिशरी। तो ये मेक श्योर करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, ये कहीं ना कहीं कहे जाते हैं कि इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मैंने इनका इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट अच्छे से इन्होंने किया है। तो ये टर्म आप अपने प्रीलिम्स के ध्यान रखिए, जस्टिस पी.एन. भगवती एंड जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म को शेप किया है। पर्पस क्या था, जस्टिस को या जस्टिस के स्कोप को एक्सपैंड करना, किसके थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल क्या होती है, ये एक ऐसी लिटिगेशन होती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होती है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का रोल नहीं होता इसमें उतना ज़्यादा, मतलब एज अ होलसम पब्लिक इम्पैक्ट हो रही होती है, समझ रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक क्या है, पीआईएल। मान लो मैं अगर बोलूँ भाई साहब मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और मैं जाके बोलूँ मेरे पास लाइट नहीं आ रही, तो क्या ये पीआईएल है, नहीं। इससे क्या होगा, ये एक इंडिविजुअल केस बन जाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब ये मेरा पूरा एरिया जो है ये पूरा क्या हो रखा है, इसमें कटआउट हो रखा है, और कटआउट होने की वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो अपनी वॉइस को रेस नहीं कर पा रही है। ऐसे भी लोग हैं जो वेंटिलेटर पे भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको हीट स्ट्रोक के या हीट वेव्स के शिकार हैं, क्योंकि रीजन कौन सा है, लेट्स से अगर नॉर्थ इंडिया का रीजन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है, इसको जो केस तो था कटआउट का, लेकिन मैंने शेप कर दिया पीआईएल के लिए। जैसे मैंने शेप कर दिया तो अक्सर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लॉयर्स एक इंडिविजुअल केस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर में, पीआईएल में। तो ये चीज़ समझना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीआईएल लेजिट है या कि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट शामिल है, और बाहर से उसको क्या कर दिया, शुगर, मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी है। कोटिंग वर्ड जैसे बोलूँ तुरंत दिमाग में आना चाहिए ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट को कहा जाए कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली हो, ठीक है। मैं जैसे से मैं कभी भी एक टॉपिक से, ये नहीं कि केवल पॉलिटी से कनेक्टेड चल रहा है तो यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं ला सकता, मैं हर चीज़ लाने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में कनेक्टिविटी बैठी रहे मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है। अब जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है, इसमें जो जस्टिस आर एस पाठक और जस्टिस
एस कपाड़िया, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। क्यों किया आपको मैंने समझा दिया, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के चक्कर में जुडिशरी अपना काम भूल जाए कि उसका काम है केवल जस्टिस प्रोवाइड करना, और एग्जीक्यूटिव के हर एक एक्शन में कूदी पड़ी है। क्यों? हम जुडिशियल एक्टिविज्म का हम सहारा ले रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे एंक्रोचमेंट बढ़े एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में। नेचर क्या है इसका? ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब नेचर जुडिशियल रेस्ट्रेंट का क्या नेचर है, तो इससे कोर्ट को एक कॉशन कहीं ना कहीं मिलता है कि आप तभी इंटरवीन करिए जब नेसेसरी है, और तब करिए जब गवर्नेंस इश्यूज हो। ऐसा नहीं कि हर जहां आप कर रहे हो। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इससे इम्पैक्ट ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रहेगा और जुडिशियल ओवररीच बचेगी। जुडिशियल ओवररीच मतलब क्या है? इनको जाना है 1 किलोमीटर और जा रहे हैं भाई साहब 10 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्या कहलाएगा? ये आपने एक्स्ट्रा गए हो। इन द सेम वे जुडिशरी का काम जब बोल दें कि भाई आपको काम ये यही आपका एक्स पॉइंट है, इसके आगे आपको नहीं बोलना, लेकिन अब ये एक्स से बढ़ के वाई पे जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच करना। और जुडिशियल ओवररीच जब होगा तो वो एक्स्ट्रा जो जाएंगे वो किसी दूसरे के स्पेस में जाएंगे। और दूसरे का स्पेस क्या हो सकता है? अगर कोर्ट के रेफरेंस में देखें तो दूसरे का रेफरेंस जो स्पेस होगा वो या तो एग्जीक्यूटिव होगा या तो लेजिस्लेटिव होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए, विद रेफरेंस टू सुयो मोटो कॉग्नाइजेंस taken by the Supreme Court, consider the following। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। It is explicitly mentioned in the Constitution under Article 142। अगेन आप देखिए ध्यान से, क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है कि आप कनेक्ट कर सको, आपका ब्रेन जो है वो एक्लेमेटाइज रहे कि आखिर किस तरीके से फ्रेम होता है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। या तो परफेक्टली राइट बनाएंगे क्वेश्चन को, या तो परफेक्टली रॉन्ग बनाएंगे। इसकी सारी जो ट्रिक्स तो ऐसा नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट होता है। वो मैं आपको जब पीवाईक्यू की सीरीज़ में बहुत जल्द आपके लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली लूँगा और हर एक ब्रॉडर टर्म में हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। इट अलाउज कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट। तो मैं आपको इतनी देर से ही तो समझा रहा हूँ ना कि भाई ज़रूरी थोड़ी कोई फॉर्मल पेपर में कंप्लेंट लेके जाए कि भैया ये है दिक्कतें। बिना कंप्लेंट के भी सुप्रीम कोर्ट जब आगे बढ़े तो वो क्या कहता है, उसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट जो लेता है वो सुयो मोटो कॉग्नाइजेंस लेता है। आई होप ये क्लियर है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिराइव्स इट्स पावर प्राइमरीली फ्रॉम कंपनीज एक्ट, पीएमएलए, इंडियन पिनल कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इसमें ऑब्वियसली बात है क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो समझिए। इसी के साथ आप ये लेके चलिए कि FRBM एक्ट किस लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ था। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ले करते हैं पार्लियामेंट में, उससे कनेक्टेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये जीएस पेपर 2 में एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा है। तो आपको पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो जब रेलेवेंस आएगी तो इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया हुआ है। आप याद करिए, यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज कैसे नेशनल पार्टीज कहलाती हैं, ये आपका सवाल है। कैसे पार्टीज को स्टेट पार्टी कहा जाता है। रिसेंटली अभी क्या मॉडिफिकेशन किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आपको याद होगा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए और अपनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी आपसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको बतानी है, तो यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो आपको अभी प्रीवियस आर्टिकल से मैंने समझाया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने उन पार्टीज़ को डी रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया है जिन पार्टीज़ ने लास्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्योंकि कभी भी कोई पार्टी अगर रिकॉग्नाइज की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स होते हैं कि वो एज डोनेशन ले सकते हैं और वो एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स पे, तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग ना इंक्रीज हो, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज किया, डी रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब इसी से कनेक्ट करो कि इससे रिलेटेड और किसी ने कोई चीज़ बोली है, तो लॉ कमीशन ने ये कहा है कि भाई साहब पार्टी को तभी डी रजिस्टर करिए जब पिछले कंप्लीट 2 इलेक्शन से वो पार्टिसिपेट ना कर रही हो पार्टी, पहली चीज़। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको तब तक मत आप हटाइए, उनके बोलते हैं ना, उनको डी रिकॉग्नाइज या डी रजिस्टर तब तक मत करिए जब तक वो एक तरीके से अनएथिकल या मोर देन अनएथिकल इलीगल
इलीगल काम ना कर रही हो वो पार्टी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन ने कहा है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने क्या करना स्टार्ट किया है, उन्होंने उन पार्टीज को भी हटाना स्टार्ट किया जिस पे शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड मूव कि लोग इलेक्शन पार्टी अगर आप बना रहे हो पॉलिटिकल पार्टी, क्यों, द बिगेस्ट रीजन व्हाई टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तो आप भाग ही नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। ये आर्टिकल मैंने अभी आपको प्रीवियस समरीज में समझा दिया, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेप जा करके कनेक्ट किया है, ताकि एटलीस्ट आपको केवल ये ना हो कि बस एक आर्टिकल से कनेक्टेड चीज़ पढ़ी। आप सोचिए आर्टिकल कितना छोटा था, लेकिन मैंने कितना ब्रॉड करके आपकी सेपरेशन ऑफ पावर आपको समझाई, कैसे जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग रहना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको एक ब्रॉडर टर्म में समझा दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जीएस पेपर थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे ग्लोबल एंटी टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन बना दिया है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। जो रिपोर्ट हर बोलते हैं ना, एफएटीएफ जो अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट निकालता है, उसमें उन्होंने एक सेक्शन बना दिया। वो सेक्शन क्या कहता है कि स्टेट स्पॉन्सर ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ जिसमें स्टेट का या स्टेट के शामिल होने का चांसेस हो, ठीक है। कैसे, देखिए पाकिस्तान को इसके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मतलब प्रॉक्सी वॉर्स में इनका नाम बहुत आता है। तो अक्सर आपने नोटिस सुना होगा एफएटीएफ लिस्ट जारी करती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक, रेड, ये सारी चीज़ें लिस्ट आती हैं। उसमें आपको, अब आप काम किया, कितने टाइप की लिस्ट होती हैं आपको ये पता करना है। एफएटीएफ की टाइप्स ऑफ लिस्ट को आपको पता करना है, उसका रिलेवेंस क्या है वो पता करना है, और फिर उसका रेपरकशन क्या है वो भी पता करना है। ऑल्दो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पाकिस्तान ने अगर कोई अटैक करवाया जनरली, तो अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। तो इसको कहते हैं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पाकिस्तान इज अ कंट्री। तो इसी कंट्री को हम स्टेट कहते हैं। तो अगर कभी भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो अब एफएटीएफ ने ये एक नया सेक्शन बनाया कि भाई साहब, जरूरी थोड़ी है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर हो रही है उसके पीछे रीजन होता है, व्हाई आर दे डूइंग। या तो वो रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड है, या तो उनको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, या तो दे आर कंप्लीटली, मतलब ऑब्वियसली कई रीजंस होते हैं। ये आप थोड़ा सा डीपर जाएंगे साइकोलॉजी तो समझ में आता है कि एक क्रिमिनल क्यों बनता है, क्रिमिनल क्या है, फिर टेररिस्ट इतने लेवल तक कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है कि भाई सुसाइड बॉम्बर आके अपने आप को ही मारेगा, कई लोगों को ही मारेगा। एग्जाम्पल्स कितने सारे हैं, इंडिया में ही है, अफगानिस्तान में कितने सुनने को मिलते हैं, पाकिस्तान में सुनने को मिलते हैं। आप नोटिस करें जो मिडिल ईस्ट में इजरान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें कैसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें एफएटीएफ ने कहा कि भाई साहब, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो मिल रहा है स्टेट का, क्योंकि इनके पास ये वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, इतने मॉडर्न वेपन कहाँ से आ रहे हैं। या तो वहाँ का जो स्टेट है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या तो वहाँ के लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं भी तो केवल पेपर पे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए उन्होंने एक सेक्शन बना दिया। अब इससे कहीं ना कहीं इंडिया को एक एज मिलता है, क्योंकि इंडिया यही तो चाह रहा था। वॉट डज इंडिया वॉन्टेड, इंडिया वॉन्टेड कि कहीं ना कहीं ये जितने भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है इनका इंक्लूजन किया जाए, इनको लोग कंडेम करें। लेकिन ये चीज़ होने के लिए कभी कभी, अभी रिसेंटली एससीओ समिट हुई, वहाँ पे चाइना पाकिस्तान ने एज इट इज़ मना कर दिया, भाई साहब हम नहीं कंडेम करने जा रहे हैं पहलगाम अटैक को। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ट्राइलैटरल नेक्सस जो है वो उसका खतरा बन गया, क्योंकि चाइना, बांग्लादेश भी अब कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट ही जा रहा है धीरे धीरे, पाकिस्तान, तीनों की तीनों अलग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ एक सिचुएशन क्रिएट करता है जो मिलिट्री लेवल पे भी स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी कर देता है, साथ ही साथ हमारी जियो पॉलिटिकल पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट डालता है, प्लस हमारी NAM पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट डालता है, जिसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं, जो नेहरू की तरफ से काफ़ी इनिशिएट किया गया था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या है, यही है कि हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे, हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कहा गया था, अभी और भी इसके ऊपर आर्टिकल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझते हैं फंडिंग वर्क कैसे करती है। इस रिपोर्ट ने ऐड किया कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, वो कई फॉर्म्स में होता है। या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, मतलब गवर्नमेंट बोले, पाकिस्तान का एग्जांपल वही फेमस रहता है, तो वो लेट्स से वो बोले कि तहरीक तालिबान, मान लो तहरीक तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, या तहरीक तालिबान छोड़ दो, लेट्स से आप सिंपल हम लोग ले लेते हैं, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद ले लेते हैं,
मुजाहिदीन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मोहम्मद बोले भाई ऐसे हम तुम्हें वो तो नहीं कर सकते, तुम एक पार्टी बनाओ अपनी, ठीक है। जैसे हाफिज सईद की खुद की पार्टी है, तो क्या पार्टी को फंडिंग करते हैं। तो जो ये तो बहुत आसान काम होता है आज के समय पे। मान लो एक पार्टी है जो सेंटर पे है, वो चाहती है कि भाई हमारा नाम डिफेम ना हो, हम तुम्हारी पार्टी को क्या करवाते हैं, फंडिंग करवाते हैं। फंडिंग होगी, तुम इसके लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ मतलब इनिशिएट करो अगेंस्ट इंडिया। तो या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, या तो लॉजिस्टिकल और मटेरियल सपोर्ट मिलता है, जो कि बिल्कुल अगर आप बॉर्डर एरियाज पे देखोगे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में कहीं ना कहीं यही तो हो रहा है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है, टेरर लॉन्च पैड्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो कैसे बन जा रहे हैं, अपने आप टेररिस्ट आ रहे हैं, टेरर लॉन्च पैड बन जा रहा है, ट्रेनिंग कैंप अपने आप बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, कहीं ना कहीं तो स्टेट का असिस्टेंस मिल ही रहा होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस तरीके से नीड ऑफ एन आर है, ना केवल हाईलाइट करने के लिए बट इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए ओवरऑल ग्लोबल फोरम्स में। कैसे ग्लोबल फोरम्स, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं FATF क्या है। FATF अगेन आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो G7 के द्वारा बनाई गई थी 1989 में, ठीक है। अब ये कहाँ पे बेस्ड है, पेरिस में बेस्ड है। और इसको होस्ट कौन करता है, OECD। आपका एग्जाम अब वर्क ये है, देखिए जब जब मैं बोलूँ आपका ये काम है, उसको वही एक कॉपी पेन लेके बैठिए, बस उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ OECD का है तो OECD को समझिए। व्हाट इज OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, क्या है ये, दैट्स व्हाट। कभी फ्यूचर में आर्टिकल्स आएगा और आते ही रहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट होस्ट तो करता है कहीं ना कहीं OECD की तरफ से, लेकिन ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली वर्क पूरी तरीके से फंक्शन करता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्री कॉम्बैट करना है, टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना है। और बहुत ही क्लोजली काम करता है यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरपोल के साथ। शुरुआत में मैंने एक चीज़ बोली थी, क्या FATF यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन ऐसे बोला जा सकता है आपसे, जब क्वेश्चन पूछा जाए UPSC प्रीलिम्स में तो बोल सकते हैं FATF is part of United Nation, या FATF is a body which works under United Nation। या फिर इसको मतलब UPSC ऐसे ही फ्रेम करता है क्वेश्चंस को, FATF is very crucial body of United Nation। या तो सिंपल मतलब अलग अलग तरीके से फ्रेम कर देंगे, मतलब लगे तो परफेक्टली राइट ही है ये, ठीक है। तो उस केस में आपको ये पता होना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस क्या FATF की, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ग्रे ब्लैक लिस्ट ये कहीं ना कहीं ये बनाता है जिसमें कंट्रीज़ को डालता है, जिससे उन कंट्री के ऊपर प्रेशर बनता है कि भाई अपना फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ओपेक है, ओपेक का मतलब ऐसा है ट्रांसपेरेंट ना होना, तो FATF उसको देखता है कि कहीं ये जो आपने एकदम पूरा पर्दा लगा दिया, इसके पर्दे के पीछे आप 100 रुपये तो ले जा रहे हो, 100 रुपये ले जा रहे हो, बोल रहे हो 100 रुपये को हम ले जा रहे हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। अब आपने कहा ले जा रहे हो, आपने क्या पर्दा बंद कर दिया, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो नहीं पता ना। आप जंगल में ले तो गए 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये उसी जंगल में डाल करके आपने वहाँ पे एक टेरर लॉन्च पैड बनवा दिया और बोल रहे हो देखो हमने पेड़ लगवाए हैं। तो सोचो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो ये ओपेक स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने के लिए FATF एक गाइडलाइंस ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स हैं जो नीडेड हैं अभी भी। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी, अगेन जो ओपेकनेस है ये कम होनी चाहिए, और जितने भी बोलते हैं ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर कोई लिस्टिंग हो रही है तो उसको और कंट्रीज भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है FATF के पास कोई लीगल पावर है कि भैया उसने अगर ये लिस्ट बना दी, उस लिस्ट में किसी को डाल दिया तो बस वो कंट्री एकदम खत्म, ऐसा नहीं होता। FATF अगर उसने कोई भी FATF ने कोई लिस्ट बनाई है, लेट्स से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट बना दिया, तो ब्लैक लिस्ट में जिन जिन कंट्रीज़ को डालेगा तो पूरे ग्लोबल में सबको पता चलेगा भाई ये ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है उसकी इकोनॉमी पे। जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो जब ये देखते हैं कि भाई साहब इन ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री है तो यहाँ पे बिजनेस कोई करेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी में आपसे बोला जाए ये कंट्री ब्लैक लिस्टेड है, तो ब्लैक लिस्टेड समझते आपको लगेगा भाई ये ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ओपेक है, शोक नहीं कर रहे हैं कि फाइनेंस को यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे स्ट्रेट अवे नहीं। क्या उसमें जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढंग से हो पाएगी, तब भी नहीं हो पाएगी। क्या कोई ट्रेड हो पाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में, मल्टी डायमेंशनल वे में
इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज़ का, अगर FATF ने लिस्ट में डाल दिया है तो इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए कि लिस्टिंग और अच्छे से हो, इसका फॉलो भी किया जाए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। जो मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टैकल किया जाए। साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। जैसे ये जो अभी FATF ने एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडिया की रेलेवेंस को शो करता है कि इंडिया ने इतने ज़्यादा स्टेप्स लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज FATF ने ये एक सेपरेट सेक्शन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है, इंडिया और नमीबिया का हम देख रहे हैं जो कोऑपरेशन है वो एनहांस हो रहा है। किस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, आपको मैंने अभी प्रीवियस आर्टिकल था जहां मैंने बताया था कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नमीबिया को इंक्लूड करवाने के लिए इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं। क्या है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी से कनेक्टेड अभी एक और आर्टिकल था जो 2-3 दिन पहले मैंने आई थिंक 4 या 5 जुलाई को था। आप PDF देख सकते हैं, वीडियो देखना ज़रूरी नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना हो तो देखिए, नहीं तो आप जनरली कोई PDF से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ट्रिनिडैड एंड टोबैको को कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करने की बात की गई है। इसमें क्या है, ये कोलिशन ऑफ कंट्रीज है जो कि इंडिया होस्ट करता है न्यू दिल्ली से। वहाँ पे क्या होता है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये समझते हैं, ठीक है। तो इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। अब होता क्या है, अगर कोई कंट्री इसका हिस्सा है इस कोलिशन का, तो उसे क्या होता है, उसके पास रीसेंट R&D कहीं ना कहीं उसे पता चलता है कि किस तरीके से हमें अपना इंफ्रा का डेवलपमेंट करना है जिससे वो डिजास्टर को झेल सके, ठीक है। क्या करें, डिजास्टर रिजिलियंट हो, डिजास्टर रिजिलियंट हो, ठीक है। क्या कहा मैंने, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे आपस में वो खुद की जो शेयर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो अगर यहाँ पे साइक्लोन आएगा तो बच सकता है, हमें यहाँ पे ये मटेरियल यूज़ करना चाहिए, अगर अर्थक्वेक आएगा तो हम उस चीज़ को अच्छे से झेल सकते हैं। तो ये सारा कोलिजन में किया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि जो कंट्रीज़ बहुत ही प्रोन है डिज़ास्टर के, क्या है, प्रोन है डिज़ास्टर के, तो वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर कि भाई हमें असिस्टेंस मिले कुछ में। लेकिन अब इंडिया क्या बात कर रहा है कि आपको असिस्टेंस पे क्यों डिपेंडेंट होना है कहीं बाहर के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपना ऐसा बनाओ कि वो डिज़ास्टर को झेल सके, और उससे के लिए इंडिया इनको इंक्लूड कर रहा है। ट्रिनिडैड एंड टोबैको को इंडिया ने इन दोनों को मतलब ट्रिनिडैड एंड टोबैको को इंडिया ने इंक्लूड करवाया किसमें, इस कोलिजन में। अब ये ट्रिनिडैड एंड टोबैको कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिकन कि जस्ट ऊपर यहाँ पे कैरिबियाई एक कंट्री है। अब कैरिबियन नेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे तुरंत पूरा क्या है, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन होने की वजह से क्या हो रहा है, डिजास्टर प्रोन तो ऑब्वियसली हो जाएगा, इसमें शामिल होना बहुत रिलेवेंस हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट करिए, तो जब नमीबिया को भी कनेक्ट किया तो नमीबिया भी तो क्या है, नमीबिया की लोकेशन भी तो कहीं ना कहीं आप देखिए क्या है, यही तो है नमीबिया की लोकेशन। तो अगर वो इसमें इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे इंफ्रा भी वैसे ही डेवलप होगा, और जो यहाँ का इंफ्रा उस हिसाब से डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और अच्छी होगी। देखिए इंडिया एक सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है इसमें, और इंडिया ने इनको भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में इंक्लूड करने की बात बोली है। सोच रहे यही सेम चीज़ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के साथ भी हुई थी, जो लास्ट आर्टिकल मैंने समझाया था, आप देख रहे हैं। तो इन दो चीज़ को एकदम लिख लीजिए, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, मतलब एक ऐसा अलायंस जहाँ पे बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने की बात की जाती है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, देखो एक होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है उन फ्यूल को बनने के लिए, कैसे, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, बायोफ्यूल्स हैं, वो सॉरी आपके फॉसिल फ्यूल हैं जो फॉसिल से बनाए जा रहे हैं। बायोफ्यूल ये हैं जो कि इन्हें मिलियंस ईयर नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, बायो मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसमें कभी ना कभी लाइफ थी। कैसे, अब अगर मैं शुगर केन का एग्जांपल दें, शुगर केन में जो आपका रेसिड्यू निकलता है उससे यूज़ करके इथेनॉल को बनाया जाता है, इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ, और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फिर बेचा जाता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं बायोफ्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपका काम ये है कि इथेनॉल के रेफरेंस में गवर्नमेंट ने कौन कौन से टारगेट दिए हैं आप इसको लिखिए, ठीक है। इथेनॉल के रेफरेंस में फिर रिपीट कर रहा हूँ,
इथेनॉल रेफरेंस में गवर्नमेंट ने कौन से टारगेट्स दिए हैं और बायोफ्यूल अलायंस में ये किस तरीके से मदद करेगा इंडिया के लिए, इंडिया के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में यही है कि हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पे फोकस करेंगे रादर देन ऐसे सोर्सेज जो एक बार खत्म तो खत्म। अब हमें दोबारा वो फॉसिल फ्यूल बनने के लिए बिलियंस ईयर तो वेट नहीं कर सकते ना, हज़ारों जनरेशन निकल जाएंगी तब तक, और वो चला गया तो सस्टेनेबिलिटी में सवाल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंडिया नमीबिया का इस बार जो मतलब कॉपरेशन हुआ, जो विजिट हुई, उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम ये हो रहा है कहीं ना कहीं अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च होगा नमीबिया में। ठीक है, हुआ तो ऑलरेडी है बट उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। किसके द्वारा? इंडिया की यूपीआई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज़ होगा। अब यूपीआई से कनेक्टेड 2025 में ही सवाल आया था कौन कौन सी कंट्री यूपीआई को मान चुकी हैं, यूपीआई को यूज़ करती हैं एज अ पेमेंट, मतलब पेमेंट के मीडियम के लिए कौन कौन सी कंट्री यूपीआई यूज़ करती हैं। एग्जांपल आप नोटिस करिए, उसमें फ्रांस था, यूएई था और आई थिंक सऊदी अरेबिया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आप 2025 का पेपर देखिए यूपीआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा है यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो अब वहाँ पे नमीबिया का नाम भी आ गया, तो इसको भी लिस्ट में डालिए। अब यहाँ पे नमीबिया में भी इस चीज़ का वो होगा। ठीक है, और इसी से अब जब नमीबिया का यहाँ पे रेफरेंस होगा तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट थ्रू यूपीआई होगा, मतलब इजीली आप इंडिया के लोग वहाँ पे भेज सकते हैं यूपीआई का यूज़ करके। तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या कर रहा है, सॉफ्ट पावर का यूज़ करके डीपली इंटीग्रेट हो रहा है इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इसका स्ट्रैटेजिक होगा, ना केवल इकोनॉमिक पर्पस से बट मिलिट्री पर्पस से भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव मूव कही जाती है। और बाकी इकोनॉमिक पर्पस से क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी आर्टिकल जो आप शुरुआत में मैंने आपको जब लिखा हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे जो मेंस में आया हुआ था, क्या रिलेवेंस है, इंडिया अफ्रीका से क्यों इतना रिलेशन बनाना चाहती है, उसको लेकर के मैंने एकदम ठोस एकदम एक एक चीज़ लिख भी दी, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए, ये एक प्लांट है जिसे हम लोग वेलविशिया मिराबिलिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इस बात कही है कि देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है, एंड जस्ट लाइक योर नेशनल प्लांट, यहाँ का नेशनल, नमीबिया का नेशनल प्लांट कौन सा है? ये अगेन वेलविशिया मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस एल से मिराबिलिस। तो इनके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपका नेशनल प्लांट जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, एज जितनी ज़्यादा होती है वो उतना स्ट्रांग होता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया और नमीबिया का रिलेशन होगा। इसको हम लोग सॉफ्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। कैसे? आपको याद होगा कि इंडिया नमीबिया ने क्या किया, नमीबिया ने चीता भी दिया था, है ना। अब चीते की वजह से क्या हुआ, ये भी सॉफ्ट पावर है। फिर आपको मैं कल समझा रहा था और कैसी सॉफ्ट पावर का यूज़ करती है दूसरी कंट्रीज, जैसे रशिया में देखो, आपको मैंने एग्जांपल दिया था डॉग का। फिर अगर आप उसके रेफरेंस में देखो, चाइना के रेफरेंस में, तो वो यूज़ करता है पैंडास का। तो ये सारी क्या है, ये शो करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर वो चीज़ का लेके हम यूज़ कर रहे हैं तो हम आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। ये नहीं कि बस 10 रुपये दो, 10 रुपये का सामान लो, काम कराओ, चले जाओ। तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। मतलब कभी भी आप चीज़ें तब कनेक्ट कर पाओगे जो आपके रिलीजन से रिलेटेड हो, जब आपके कल्चर से रिलेटेड हो। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया। आप समझ लेते हैं इस प्लांट के बारे में, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि ये ना हो कि जस्ट इन केस ऐसा ऐसे पूछ लिया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जा रहा तो मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही रेयर एंशिएंट प्लांट है जो नमीब डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह का इसका लुक होता है कुछ, और इसके केवल बोलते हैं ना 2 लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स होते हैं, जैसे आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग ये क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। 1000 ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशन। इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या हो सकती है, आप सोचिए। क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लांट विच, और वी कैन इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इस प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है अगर हम इसको इंडिया में प्लांट करेंगे। क्या ये इन्वेसिव स्पीसीज बन सकता है या ये किसी तरीके से हमें बेनिफिट भी कर सकता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्म इन विच यू कैन बेसिकली फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ये मैंने आपको बता दिया प्लांट के बारे में। अब आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है नमीबिया की। नमीबिया कैपिटल क्या है, विंडोक। अब देखिए नमीबिया के रेफरेंस में हम, जब मैं नमीबिया बता रहा हूँ तो आप ओवरऑल अफ्रीका को भी ले सकते हैं। पहली बात तो स्ट्रैटेजिक मिनरल की बात करें, यूरेनियम
डायमंड्स, रेयर अर्थ। कल मैंने रेयर अर्थ के ऊपर आपसे एग्जांपल दिया था। क्या मैंने समझाया था कि यूएस चाइना के बीच टसल चल रहा है, किसका? रेयर अर्थ एलिमेंट का। मोर देन रेयर अर्थ एलिमेंट, यहाँ पे टसल चल रहा है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि रेयर अर्थ की रिजर्व तो हैं दोनों के पास, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग जो है, उस प्रोसेसिंग को 70% होल्ड कौन कर रहा है? चाइना होल्ड कर रहा है। तो अब नोटिस करिए, इंडिया भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया को रेयर अर्थ मिलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी इंडिया स्टेप्स उठाएगा अब यहाँ पे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के एनर्जी और टेक सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है नमीबिया की। तो जब आप अगर पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ, लेट्स से नॉट नमीबिया, बोट्सवाना, तो आप वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते हो। अगर यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे रेयर अर्थ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं। एक ही फ्रेमवर्क को आप कई क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। एनर्जी कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया जब यूरेनियम इंपोर्ट करता है, तो अब यूरेनियम जब इंपोर्ट होगा वहाँ से, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो यूज़ होगा। तो इंपॉर्टेंस है नमीबिया की बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए। डिप्लोमेटिक टाइज भी है। डिप्लोमेटिक टाइज मतलब नैम में कहीं ना कहीं नमीबिया भी नैम को फॉलो करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नमीबिया कभी किसी के साथ वो नहीं करता कि नहीं हम इसकी तरफ हैं, हम उसकी तरफ हैं। नमीबिया ऑल्सो फॉलोज कि नहीं हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं, कि भाई साहब हम जो है एकदम न्यूट्रल पार्टनर की तरीके से काम करेंगे, किसी एक का फेवर नहीं करेंगे, किसी एक की तरफ बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेटिक टाइज को और स्ट्रेंथन करता है। वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी, अगेन ये भी एक डिप्लोमेसी होती है। नवीना ने चीता गिफ्ट किया था इंडिया में, तो ये चीज़ की, इस चीज़ की वजह से जो एक चीता प्रोजेक्ट के बारे में हम चीज़ें सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो पाई, क्योंकि नमीबिया ने गिफ्ट किया था। मैरीटाइम एक्सिस की बात होती है कि नमीबिया का देखिए मैरीटाइम एक्सिस कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंस होगी तो हमारे पास एक्सेस अच्छा रहेगा ना। किसका? साउथ अमेरिका इधर से कनेक्ट करेगा। साउथ अमेरिका में कौन सा मिल गया हमें? मान लो ये अटलांटिक ओशन बीच में, यहाँ पे ये मान लेते हैं, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है। बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन। यहाँ पे क्या है? नमीबिया है। यहाँ पे क्या है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है। यहाँ पे क्या है? ये है इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया है। इंडिया को अगर यहाँ पे जाना है तो अगर यहाँ पे इसकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ ट्रिनिडाड टोबैगो में जाना आसान होगा? नहीं होगा। अब आप दिमाग लगाइए, इंडिया कर कैसे रहा है? यहाँ पे भी यूपीआई चला रहे हैं, यहाँ पे भी यूपीआई चला रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं? इनको भी कोलिजन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट टेक्नोलॉजी में लेके आ रहे हैं, इनको भी कोलिजन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कॉमन तरीका फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने सेम डिप्लोमेसी फॉलो की थी। कैसे? गिरमितिया कम्युनिटी जो मैंने आपको बताई थी वहाँ पे है, जो कि इंडेंचर्ड या फिर बॉन्डेड लेबर्स थे 200-300 साल पहले, आज से मतलब आज से इतने साल पहले जो ब्रिटिशर्स लेके गए थे वहाँ पे, जो प्लांटिंग फार्म्स होते हैं उनको लेबर बना के, तो उनकी जनरेशन एग्जिस्ट करी, तो उन्हें गिरमितिया कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया में है। इंडिया में कहाँ? बंगाल, बिहार के एरिया से। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो उनको ओसीआई देने की बात की है हमने, ओसीआई कार्ड लो। फिर मैं आपको समझाया था ओसीआई क्या अगर सबको दे देंगे तो उससे चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ओसीआई के बेनिफिट्स क्या हैं। क्या ओसीआई को हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं? आंसर इज नो। बट ओसीआई के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि उन्हें लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। ठीक है, उन्हें ज़रूरी नहीं कि हर बार वीज़ा लेके आना है, लाइफ लॉन्ग फ्री आप आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ को लेकर के। ये एक पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि किसी के पास ओसीआई है तो इंडिया में आके एजुकेशन ले सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? एक्सेप्शंस, कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता वो बंदा, वोट नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकता है ओसीआई होल्डर। क्या ओसीआई होल्डर और एनआरआई कर सकता है ऐसा? तो एनआरआई कोई और नहीं, इंडियन सिटीजन ही होते हैं। अगर मान लो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ और 1-2 साल में बाहर रह लेता हूँ तो कहीं ना मैं भी एनआरआई बन जाऊँगा। तो क्या मेरे वोटिंग राइट्स से ले गए? क्या मैं पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो एनआरआई की जब बात आती है तो यहीं से तुरंत दिमाग आपका चलना चाहिए कि सिटीजनशिप राइट कैसे मिलते हैं? बाय बर्थ मिलते हैं। तो क्या बाय बर्थ जिसने लिया है, जो बाय बर्थ नहीं है, अगर किसी ने बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, तब क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है या नहीं? यही प्रीलिम्स में सवाल भी आया था। तो आंसर इज यस। क्या यूएसए में ऐसा होता है? नहीं। यूएसए में अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बाय रजिस्ट्रेशन कोई सिटीजन बना यूएस का, तो वो पब्लिक ऑफिस को नहीं होल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कनेक्ट करिए। मैं आपको एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में टॉपिक को स्लोली कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सकें चीज़ें। अब विद रेफरेंस टू इंडिया अफ्रीका रिलेशन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया प्रमोट्स ओनली मिनरल बेस्ड ट्रेड विद अफ्रीका। अगेन, क्या केवल मिनरल बेस्ड ट्रेड कर रहा है इंडिया? नहीं, आपको अभी इतने सारे एग्जांपल तो दिए मैंने, कौन कौन से, कोलिशन वाला एग्जांपल दिया, यूपीआई के एग्जांपल, हर तरीके से तो करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इज सपोर्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूपीआई इन अफ्रीका। आंसर इज यस, ऑब्वियसली कर ही रहा है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कैट बॉन्ड के ऊपर। सुनते ही लग रहा होगा क्या सर ये कैट बॉन्ड क्या है, बिल्ली बॉन्ड है क्या ये? नहीं, पहले समझ लेते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड का मतलब सोच रहे हो, सुनते ही लग रहा होगा बॉन्ड मतलब दो लोगों के बीच का रिलेशन, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है बॉन्ड में कि जब एक पार्टी एक्स है मान लेते हैं, दूसरी पार्टी वाई है, एक्स पार्टी वाई पार्टी से बोले कि भाई साहब हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, आप 100 रुपये हमको दे दो, और इस 100 रुपये जो आप हमको दोगे इसके बदले आपको हम एक डॉक्यूमेंट देंगे जेड नाम का, और 2 साल बाद ये डॉक्यूमेंट आप हमको दिखाओगे तो इसी पे हम आपको 5% बढ़ा करके आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, या 2 साल मतलब 1 साल लेते, 1 साल बाद आपको हम 105 रुपये देंगे। तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है इसको जनरली इंटरेस्ट कह सकते हो, बट इसको प्रीमियम कहते हैं हम लोग। जब कई बॉन्ड मार्केट के रेफरेंस में बात की जाए तो जो एक्स्ट्रा मिलता है वो प्रीमियम ही जनरली कहलाता है। इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, अगेन कोई ऐसा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर में। तो ये होता है बेसिकली बॉन्ड, मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से पैसा ले, तो ये पार्टी गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट आके बोले पब्लिक से भाई साहब ऐसा है, हम आपसे पैसा उठा रहे हैं, अब आप बता दो। एग्जांपल्स क्या है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरिन बॉन्ड, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? सॉवरिन, आपके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है जब गवर्नमेंट पैसा उठाए, किससे? पब्लिक से। क्या बोल के कि जो भी पैसा हम मनी ले रहे हैं इस पैसे को हम यूज़ करेंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। और जैसे ही मैंने कहा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी अफ्रीकन, मैं आपको समझाया भी था, कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ ग्रीन बॉन्ड बहुत ही एक्सटेंसिवली इशू कर रही हैं करेंटली। ठीक है, तो उस पर प्रीमियम भी कितना दे रहे हैं? 20% तक का प्रीमियम दे रही है। और हमेशा जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं उस पर प्रीमियम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने या किसी एक्स पार्टी, आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दिया, 100 रुपये लिए क्यों ले गए? वो कहीं ना कहीं 100 रुपये कहीं पे लगाएंगे, किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। अब जब बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएंगे तो उससे प्रॉफिट ही तो जनरेट होगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे। लेकिन जब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे तो क्या ज़रूरी है कि प्रॉफिट होगा ही होगा? प्रॉफिट नहीं हुआ तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इस वजह से ग्रीन बॉन्ड का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लेकिन ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो इशू हो रहे हैं इनके इंटरेस्ट बहुत हाई है। आपको मुझे कंट्री बतानी है, कौन सी कंट्री? अभी जो आर्टिकल मैंने समझाए थे रिसेंट प्रीवियस आर्टिकल में समरी में ये चीज़ मैंने समझाई थी आपको कि कौन सी कंट्री ग्रीन बॉन्ड बहुत ही एक्सटेंसिवली इशू कर रही है। ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में बॉन्ड आपको समझ में आ गया, सॉवरिन बॉन्ड समझ में आ गया। अब कैट बॉन्ड समझते हैं। कैट बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड, या इसको आप बोल सकते हो डिजास्टर बॉन्ड। ठीक है, डिजास्टर बॉन्ड कैसे वर्क करता है? ठीक है, अब जनरली देख रहे हो आज के समय ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ रही हैं। ठीक है, डिजास्टर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, साइक्लोन्स देख लो, फ्लड देख लो, फ्लैश फ्लड देख लो, मतलब अर्थक्वेक्स अगर देखे जाएं तो अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। टर्की में आपने देखा अर्थक्वेक आया, क्या हाल हुई थी उस चीज़ को लेकर के। अर्थक्वेक जैसी बोलो आपको तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि आपको जब मैं निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बता रहा था जो कि 72,000 करोड़ का है, 2004 में 9.4 रेक्टर, मतलब 9.4 का अर्थक्वेक आया था रेक्टर स्केल का। तो इस अर्थक्वेक ने जो डैमेज किया था उसी के रेफरेंस में आर्टिकल आपको मैंने आई थिंक 2 दिन पहले बताया था, जहाँ पे कितना सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है अगर उस जोन में बनाया जाएगा और दोबारा अर्थक्वेक आ गया तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। देखिए, मैं बस आप नोटिस करिए मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ टॉपिक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, डिज़ास्टर हो रही है पूरी दुनिया में, और फिर डिज़ास्टर जब होती है उसके बाद ऐसा तो है नहीं डिज़ास्टर हुई ख़त्म हो गई। अगर कहीं पे डिज़ास्टर हुई है, लेट्स से जापान में हुई, तो क्या जापान ने वो एरिया छोड़ दिया रहने के लिए? नहीं, वहाँ पे दोबारा उन्हें रीडेवलपमेंट किया। ठीक है, जो लोग उससे इम्पैक्ट हुए थे उनको उन्होंने क्या किया? उनको बेनिफिट दिया।
यही तो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में क्या होता है, कहीं पे साइक्लोन आता है, कहीं पे फ्लैश फ्लड आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग होते हैं इम्पैक्टेड उनको गवर्नमेंट कहती है भाई आपको मुआवजा दे रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ है उसे दोबारा रीबिल्ड करते हैं, राइट। तो अब यहीं से तुरंत कनेक्ट करिए क्या होता है कैटास्ट्रॉफिक कैट बॉन्ड या फिर डिजास्टर बॉन्ड। ऐसा पैसा जब गवर्नमेंट ले पब्लिक से, लेट्स से गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे को ले ये बोल के कि भाई साहब ये जो पैसा आप ले रहे हो इस पैसे को हम यूज़ करेंगे डिज़ास्टर से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ होती है, कोई डिज़ास्टर आती है तो उसमें जो भी लॉस होगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उसको रीडेवलप करने के लिए हम इस पैसे का यूज़ करेंगे। तो सवाल उठता है, मी एज अ पब्लिक, गवर्नमेंट मुझसे कह रही भाई साहब ये कहीं ना कहीं आपको चंदा साउंड कर रहा होगा, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ पूरा मनी माइंडेड हूँ और गवर्नमेंट मुझसे बोले कि एक काम करो आप हमें 100 रुपये दे दो, तो मैं पहले पूछूंगा गवर्नमेंट से भाई क्या करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलेगी हमें ना ये पैसा तब यूज़ करेंगे जब कभी डिज़ास्टर आएगी और वहाँ पे लॉस जब हो जाएगा तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बट इट्स मोर साउंडिंग लाइक अ चैरिटी विच आई एम गोइंग टू डू। तो गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं चैरिटी नहीं है, आप अगर 1 साल तक हमें पैसा दोगे हम आपको इस पर प्रीमियम देंगे। मैंने कहा हाँ दिस इज समथिंग बिजनेस वाली थिंग, क्या दोगे आप? कहा आपको हम 10% देंगे। तो मैंने कहा अच्छा मेरे पास 100 रुपये है, 1 साल बाद 110 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं पैसा जो 100 रुपये लगा रहा हूँ किस लिए लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कि ये पैसा गवर्नमेंट यूज़ करेगा, डिज़ास्टर आता है तो ऐसा तो है नहीं हमें पता है डिज़ास्टर आ ही जाएगा, ठीक है। और ये डिज़ास्टर नहीं आता है तब कहीं ना कहीं क्या होगा, मुझे 110 मिल जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है अब आप भी सोचिए आप क्या चाहते हैं डिज़ास्टर है, नहीं चाहते ना, गवर्नमेंट तो मोटिवेट करेगी भैया आप हमको पैसा दो, इस पैसे को हम सेव रखेंगे। इसके प्रॉफिट क्या है, पहला प्रॉफिट दोनों है, एज अ बिजनेसमैन मुझे प्रॉफिट है, एज अ गवर्नमेंट उसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि डिज़ास्टर के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता। अगर डिज़ास्टर में लॉस होता है तो वो गवर्नमेंट के बजट से ही जाता है पैसा, और जो गवर्नमेंट के बजट से जाता है, मान लो 100 रुपये गया तो 100 रुपये इस साल बजट से डिज़ास्टर वाले में जाएगा, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जाएगा, तो 100 रुपये कहीं ना कहीं से तो कटेगा ना। कहाँ से कटेगा, मे बी वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हो सकती हैं जहाँ से पैसा कटेगा, मे बी वो एजुकेशन से काटे, हेल्थ से काटे, मिलिट्री से काटें 100 रुपये, अगर ये गवर्नमेंट को दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करना है। तो ये लॉस ना हो बजट का, इसी वजह से गवर्नमेंट ये पैसा उठाती है जनरली, ठीक है। ये शुरुआत देखा जाए तो कैलिफोर्निया से कहीं ना कहीं डिजास्टर, जब कैलिफोर्निया में हरिकेन्स आए थे 1990s में, तो यूएसए ने इस चीज़ का इनिशिएशन किया कि भाई साहब फाइनेंशियल मार्केट में ये चीज़ अगर हम इनिशिएट करते हैं तो उससे पहली बात तो कहीं ना कहीं क्या हो, पैसा मिल जाएगा हमें और हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब इसको आपको सुन के लग रहा होगा सर दिट साउंड्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत सुन के अच्छा लग रहा है ना कि पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, फिर दोनों को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी भी इसका एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ को लेकर के नहीं है। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल मैं समझा। अब आप नोटिस करोगे मैंने ये पूरा 5-10 मिनट सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको कैट बॉन्ड एक्सप्लेन किया, आपको मैंने बॉन्ड एक्सप्लेन किया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बताया, उस ग्रीन बॉन्ड को कनेक्ट किया किस तरीके से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जा रही है, मतलब सब्सिडी इन द सेंस क्यों इतने ज़्यादा प्रीमियम दे रही है गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। अब देखते हैं व्हाट इज कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। ये एक हाई यील्डिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी इसको ना जो स्टॉक मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट जो होती है, कैपिटल मार्केट, वहाँ पे इसको ट्रेड किया जाता है। क्वेश्चन बोला जा सकता है कि जो कैट बॉन्ड है क्या वो बॉन्ड मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं, इज इट ट्रेडेबल? आंसर इज यस, इट इज ट्रेडेबल, ठीक है। तो ये मनी रेस करने के लिए किया जाता है। जो डिजास्टर रिकवरी होती है, डिजास्टर होती है उसकी रिकवरी के लिए इस मनी को यूज किया जाता है, इवेंट जैसे अर्थक्वेक, फ्लड और पैंडेमिक्स, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या है? इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिलता है, बट अपना मनी मैं लूज भी कर दूंगा अगर कोई स्पेसिफाइड डिजास्टर हो गई। अगर मैंने पैसा लगाया है तो मैं तो बोलूंगा ना डिजास्टर क्या है, मुझे तो भाई क्लियरेंस चाहिए। तो जब मैंने कहा प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ, तो प्रॉब्लम से भी अभी एकदम स्पेसिफाइड तरीका नहीं है, पर्टिकुलर तरीके से गवर्नमेंट मुझे मेंशन जब तक नहीं करेगी कि भाई कौन सी डिजास्टर में मेरा पैसा डूबेगा। अगर बोल दिया डिजास्टर, डिजास्टर इज वेरी ब्रॉड, कहीं बूढ़ा आ गया, पानी आ गया तब भी तो डिजास्टर है, फ्लड हो गया तब भी डिजास्टर, बारिश एक्सेसिव हो गई तब भी कहीं ना कहीं, बैंगलोर में तो फिर तो कंटिन्यूसली यही होता रहेगा, कहीं बाढ़ आ रही है, पानी भर रहा है तो बस डिजास्टर हो गई, नहीं।
तो स्पेसिफाइड होना बहुत ज़रूरी है कि किस रेफरेंस में डिज़ास्टर काउंट होगी। अर्थक्वेक अगर कंसिडर कर रहे हो तो अर्थक्वेक का कितने रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक काउंट होगा जब मेरा पैसा डूबेगा, जब पैसा आप लगाओगे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने अगर ट्रांसपेरेंसी रखी, सिर्फ डिजास्टर लिखा है, कहीं पर भी एक डैम को खोला, वो तो गवर्नमेंट की फॉल्ट है। डैम खोलने से कहीं गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से घर टूट के गवर्नमेंट ने कहा हमें डिजास्टर रिजिलियंट मतलब डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को दोबारा से। तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दोबारा बनाना है तो पैसा चाहिए, तो हम आपके बॉन्ड का पैसा ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी तो हमें क्या लगेगा, हमें तो ये लगेगा भाई साहब ये तो चीटिंग कर रही है गवर्नमेंट, बोलते ना चीटिंग करता है, तो वैसा वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। तो दीज आर द रीजंस कि अभी भी ओपेक है ये कैट बॉन्ड, लेकिन फिर भी नया टर्म है, फाइनेंशियल टर्म है, चांसेस हाई है कि इसको ही बोले जा सकते हैं। इससे डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर हो जाता है गवर्नमेंट का कैपिटल मार्केट में, ठीक है। कैपिटल मार्केट में अगेन कैपिटल मार्केट क्या होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट में एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे ट्रेड होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जहाँ पे पैसा उठाया जाता है। पैसा उठाया जाता है मतलब जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है वो आके कैपिटल मार्केट में रजिस्टर करते हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते, बड़े बड़े टैक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट खुद होती है। तो यहाँ पे आते हैं, पब्लिक को बोलते हैं, इशू करते हैं कि भैया हमें इतना पैसा लेना है, हम उठाने जा रहे हैं। कौन कौन से उसके पार्ट हैं, बॉन्ड तो खुद भी एक उसका पार्ट बन जाता है कैपिटल मार्केट का। आपका पॉइंट ये है कि मनी मार्केट के क्या है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, वो सारे इशू किए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपल बता दिया आपको। इससे कंट्रीज़ को हेल्प मिलती है, फाइनेंस डिजास्टर रिलीफ क्विकली हो सके बिना पब्लिक डेट बढ़े हुए। क्योंकि वही एग्जांपल दे रहा था, 100 रुपये अगर यूज़ कर लिया जाएगा कहाँ पे, डिजास्टर में, तो 100 रुपये कहीं ना कहीं से तो कटेगा। तो उसका एग्जाम्पल एक इम्पैक्ट इनवर्स होगा, ठीक है। अब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कैट, अभी भी ऐसा नहीं कि इंडिया में चालू हो गया, एक्सप्लोर कर रहा है कि क्योंकि इंडिया में डिजास्टर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो इंडिया सोच रहा है कि ये हम डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के अंतर्गत अगर हम कैट बॉन्ड इशू करना स्टार्ट करें, साथ ही साथ अंडर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। अब आप नोटिस करिए, इसे कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। इंडिया क्या नोटिस कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है, अगर ये चीज़ आप समझ गए, समझिए आपने बहुत डिटेल वे में चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लिया है, ठीक है। देखिए कैसा होता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि ट्रिनिडैड टोबैगो, नमीबिया, यहाँ पे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कैट बॉन्ड लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर प्रोन है, ठीक है। किसी भी तरह की अर्थक्वेक नहीं, और बहुत सारी टाइप की डिजास्टर के प्रोन है। तो अगर हमने कैट बॉन्ड को इशू करना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब हमारे पास पैसा आएगा, और जब हम इसको अंडर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे तो एक बार कहीं डिजास्टर आई, फिर जो हमने अगर कैट बॉन्ड से उस पैसे को उठाया था वहाँ पे हम डेवलपमेंट जो दोबारा करेंगे वो इसके अंडर करें, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जो डिजास्टर रिजिलियंट हो। तो इसके दो फायदे होंगे, फ्यूचर में डिजास्टर जब होगी तब उतना अमाउंट नहीं लगेगा जितना अभी अमाउंट लग रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है, हम जो करंट स्ट्रक्चर तोड़ तोड़ के सबको दोबारा से बनाए वो तो और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बन जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया इसी टूल का कैट बॉन्ड का यूज करके यहां पर भी इनको इशू करवा सकता है, क्योंकि कैट बॉन्ड ऐसे नहीं कोई भी इशू कर दे। कैट बॉन्ड इशू करने के लिए कोई मीडिएटर होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक अगर मीडिएट करे या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मीडिएट करे, तब गवर्नमेंट ये चीज़ कहीं ना कहीं, और ये छोटी कंट्रीज हैं ये उतना नहीं कर पाती हैं, तो इनके यहाँ कोई डिजास्टर होती है सब कुछ इनके जेब से जाता है। वही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज पे, असिस्टेंस मिले बाहर से, यूएन की असिस्टेंस मिले ताकि जो तोड़ फोड़ हुई है डिजास्टर में वो सब कुछ इनकी सही हो सके। अब इससे होगा क्या, अगर इंडिया ने कैट बॉन्ड का इसमें इनिशियलाइजेशन किया तब ये कंट्रीज का जो डेट है वो रिड्यूस होगा, तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक टाइज है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ये है पूरा पॉइंट। अब ये बेनिफिट कैसे करेगा इन्वेस्टर को, आपको पहले बताया हाई रिटर्न्स है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, ऐसा नहीं है कि पास रहेगा, आप इसको इधर से उधर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जनरली 3 से 5 साल, ये नहीं 10 साल का है, 10 साल में तो एक ना एक बार डिजास्टर आ ही जाएगी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आप ले रहे हो पंचवर्षीय योजना की तरह चलाए जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। अब मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अब मैं रिस्क टॉलरेंट हूँ, मतलब मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार पैसा डूब जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं वहाँ से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ,
ठीक है, और मुझे ज़्यादा रिस्क से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोच रहा हूँ कि ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी, डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाएगी, साथ ही साथ जो डिज़ास्टर होगी वहाँ पे जो लॉस होगा उसके लिए गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, ये इसका पूरा पॉइंट था। अब ये सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से कनेक्टेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बनाए थे आप उसको एक बार पढ़िए, मैंने आपको एक प्रॉपर फॉर्म में चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, अब ये एक लास्ट आर्टिकल है, सेकंड लास्ट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपको भी रिसेंट थोड़े दिन पहले मैंने समझाया था कि ग्रिड डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, पावर ग्रिड में डिमांड्स कितनी बढ़ रही, क्यों? क्योंकि जो डेटा सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको चाहिए होता है कूलिंग सिस्टम, और कूलिंग सिस्टम जितना ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो पावर ग्रिड पे डिमांड बढ़ेगी, और जब पावर ग्रिड पे डिमांड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल ये नहीं कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस सेशंस थे उसमें समझा दिया, पूरा किलाडी एक्सकेवेशन ही समझाया था मैंने आपको। छोटा सा सस्ते एग्जाम्पल में बता देता हूँ, किलाडी एक जगह है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में ये एक्सकेवेशन हुआ, एक्सकेवेशन में यहाँ पे पाया गया कि ये जो साइट है, जिस तरह से हड़प्पा सेटलमेंट है वैसे किलाडी सेटलमेंट था, ये पूरी तरीके से अर्बन था। इसी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का जग गया कि भाई बताओ साउथ इंडिया में एक अर्बन सेटलमेंट मिल रहा है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं नाम आता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। लेकिन इससे हुआ क्या, इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रिपोर्ट सबमिट की थी, एक इंसान था रामाकृष्णा ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, अपनी 200-300 पन्ने की रिपोर्ट, कहा कि ये पूरा अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ के लोग बहुत ही एडवांस थे। तो एएसआई ने कहा कि भाई साहब आप अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करो, कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, जैसे एएसआई ने कहा, तुरंत तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स ने इंटरफेयर कर दिया, आप लोग हमारे नाम, शोहरत, सम्मान को खेत पहुंचा रहे हो, हमारी कल्चरल हेरिटेज को दबाना चाह रहे हो, सब कुछ नॉर्थ इंडियंस करना चाह रहे हो, आप लोग चाह रहे हो बस नॉर्थ इंडिया का नाम रहे, साउथ इंडिया का ने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है सब हिंदी, मतलब ये सब डिबेट को स्पार्क करता है जनरली। अब जब इतनी डिबेट स्टार्ट हुई तो उसके रेफरेंस में क्या हुआ, उसके रेफरेंस में जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया था उन्होंने रामाकृष्णा को हटा दिया, हटा के ट्रांसफ़र कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरे को अपॉइंट किया। तो एएसआई ने एक नया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक बंदे को लाया, मतलब ये नहीं कह रहा डायरेक्टर लाया, उस पूरे एक्सकेवेशन को दोबारा से सेकेंड टाइम वो अच्छे से इसको एग्जामिन करें, जो रिपोर्ट सबमिट हुई है क्या ये रिपोर्ट सही है गलत है, उस चीज़ को दोबारा एग्जामिन किया जाए। सेंटर की तरफ से अभी भी कोई भी गाइडलाइन या कोई भी रिस्पांस नहीं आया इस पूरे पॉइंट को लेकर के, बट स्टिल ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत रिलेवेंस रखता है कि किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सेफगार्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब रामाकृष्णा ने दोबारा अपनी रिपोर्ट, जब उनसे कहा गया आप अपनी इस रिपोर्ट दोबारा से बनाइए, उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने सारे एसओपीज फॉलो किए, मैंने हर वो स्टैंडर्ड फॉलो किया साइंटिफिक, जिससे एक प्रॉपर एक्सकेवेशन किया जाए, अब मैं दोबारा अपनी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। वो भी बंदा अपने पे रिजिड है, मैं क्यों ही बनाऊं रिपोर्ट जब मैंने बना दी, बार बार आप क्यों कर रहे हो, करवाना क्यों चाह रहे हो ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर अगेन डिबेट स्पार्क हुई, वो अपना पॉलिटिकल मैटर है जिसमें आपको नहीं जाना है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है व्हाट इज किलाडी एक्सकेवेशन। ठीक है, ये बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेवेंट मेंस में आना बहुत हाई चांसेस है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।